जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे फॉर्मूले जो आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स में यूज होने वाले हैं और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स जो आपके चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 में यूज हो रही है और उनका प्रूफ भी हम साथ के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर, उसमें पहली जो थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स, जिसका दूसरा नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसका स्टेटमेंट है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर विच इज यूनिक। यानी कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड जो फॉर्मूला यूज हो रहा है चैप्टर नंबर 1 के अंदर वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो है दो नंबर्स ए और बी के लिए वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। ध्यान ये रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये दो नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सेकंड जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में पहला जो फॉर्मूला यूज आ रहा है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें अल्फा और बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोज हैं, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज जो है वो होता है आपके पास माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस बी बाय ए। उसके बाद में आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल, यानी कि सी बाय ए के इक्वल। सेकंड जो फॉर्मूला है पॉलिनोमियल के अंदर वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, जो कि होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद जो भी आपको सेकंड चैप्टर में काम करना है वो ये काम करना है कि आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में आपको कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा जिसको आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको और याद रखने होंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, वो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहां पर ये ध्यान रखना है, जब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल रहे हो तो आपको माइनस में 2 अल्फा बीटा लिखना है, और जब आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल रहे हो तब आपको माइनस में 4 अल्फा बीटा लिखना है। तो ये वो फॉर्मूले हैं तो कहीं जो आपको याद रखने हैं, यानी कि आपको कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा जिसको आपको कन्वर्ट करना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में, जिसमें ये टर्म्स, ये फॉर्मूले जो है कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में, जिसको मेथड्स को, जो इक्वेशंस थे उनको सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड तरीका है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है ग्राफिकल और फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर सेशन 2023-24 में हमारे पास 3 मेथड्स आ रहे हैं जो सॉल्व करने के हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। इसके बाद आती है कंडीशंस। तो कंडीशंस हम चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन होती है आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, और ये अगर आपका एक सॉल्यूशन आ रहा है तो ये कंसिस्टेंट लाइन की इक्वेशन है। सेकंड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कि पैरेलल लाइन की कंडीशन है। यहां पर हमारे पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो ये लाइंस जो है इनकंसिस्टेंट लाइंस कहलाएंगी। उसके बाद में a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर तीनों ही इक्वल हो तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी कोइंसिडेंस लाइन की या ओवरलैपिंग लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन और ओवरलैपिंग लाइन का मतलब यही है कि वो एक दूसरे के ऊपर हैं, और यहां से हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो वो लाइन आपकी कंसिस्टेंट लाइन कहलाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके रूट्स निकालने के लिए, जो जीरोज निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के ऊपर 3 कंडीशंस बनती है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल है तो हमारे पास 2 रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो फिर हमारे पास एक भी रियल रूट नहीं आएगा, यानी कि नो रियल रूट्स आएगा।
बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इसमें 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला है nth टर्म का फार्मूला, जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद बात करते हैं Sn का फार्मूला। Sn जो है वो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला है। तो यहाँ पर Sn जो है उसका फर्स्ट फार्मूला है n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर 2a को अगर हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखें तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम an लिख सकते हैं, जो कि nth टर्म का फार्मूला था। तो यहाँ से सेकंड फार्मूला Sn का जो होगा वो होगा n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस an। तो ये 3 फार्मूला हैं जो चैप्टर नंबर 5 में यूज होंगे। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल में हमारे पास थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो बाय इट। यहाँ पर एक लाइन है, लाइन एल, जो ट्राइंगल ए बी सी की दो साइड्स ए बी और सी डी को दो पार्ट्स ए डी दो पॉइंट्स डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर दो साइड्स जो अदर टू साइड्स है वो है ए बी और ए सी, और ये इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये जो दो पार्ट्स आ रहे हैं आपके पास लाइन ए बी के, एक हो गया ए डी और डी बी, तो ये ए डी अपॉन डी बी का जो रेशो होगा वो ए ई अपॉन ई सी के रेशो के इक्वल होगा। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है, या ये बीपीटी का थ्योरम का स्टेटमेंट भी यही कहता है कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ए डी जो है वो क्या किसी ट्राइंगल से बिलोंग कर रहा है क्या? तो बिल्कुल ए डी जो है वो ट्राइंगल से बिलोंग कर रहा है, जो कि ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी ई। और यहाँ पर ए डी जो है वो हाइट नहीं है, इसको हम बेस कंसिडर करेंगे क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर नहीं है। इसलिए यहाँ पर ए डी को अगर हमने बेस कंसिडर किया है तो यहाँ से ठीक उसी तरीके से एडी के नीचे डीबी है, डीबी भी आपका हाइट नहीं होगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, और डीबी जो है वो एक ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है। अभी फिलहाल इसमें कोई ट्राइंगल नहीं है। तो जब हम एडी को बेस कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ से डी इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है वो वर्टेक्स ई है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स ई से, जो कि है ई एम, और ई एम जो है वो ए डी के परपेंडिकुलर है, जिससे हमें मिल जाएगा हाइट ई एम ट्राइंगल ए डी ई का। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो आएगा वो आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम। उसके बाद में ई को बी से भी ज्वाइन करेंगे ताकि डी बी जो है वो ट्राइंगल डी बी ई का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ से डी बी जो है वो आपका बेस हो जाएगा और ई एम जो है वो हाइट रहेगा। तो ट्राइंगल बी डी ई का जो एरिया आएगा वो हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम आ जाएगा। अगर हम इनके रेशो को बात करें तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ई एम हाइट जो है वो हाइट से हाइट कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए डी अपॉन डी बी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जिस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है उसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। अब हम राइट साइड वाला जो पार्ट है उसमें ए ई और ई सी लिखा हुआ है, तो एक बार ए ई को बेस कंसिडर करेंगे। उसको बेस कंसिडर करने के लिए हमें डी से एक वर्टेक्स डी से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा ए ई के ऊपर, जो कि होगा डी एन। तो यहाँ से हमने डी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और डी को हमने सी से भी ज्वाइन कर लिया ताकि ई सी हमारा एक बेस बन जाए ट्राइंगल सी डी ई में। तो यहाँ से ए डी ई का एरिया आ गया हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन, और ट्राइंगल सी डी का एरिया आ गया हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। डी एन से डी एन कैंसिल आउट हो जाएगा और ए ई अपॉन ई सी की जो वैल्यू आएगी वो ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल सी डी ई के एरिया के इक्वल आ जाएगी। अब रेशो के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से न्यूमरेटर में, दोनों ही इक्वेशन के न्यूमरेटर में ट्राइंगल ए डी ई लिखा हुआ है। केवल हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल सी डी ई का एरिया जो है वो इक्वल होना चाहिए। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, ये देखो जो ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल सी डी ई है वो दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ किए गए हैं, और जिनका बेस जो है वो डी ई है, इसलिए इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्लास 9th की एक थ्योरम थी, क्योंकि अगर आप दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हो तो इनका एरिया क्या होता है, अगर इनका बेस सेम हो तो इनका एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल सी डी ई का एरिया भी इक्वल होगा। तो अगर ट्राइंगल बी डी ई और सी डी का एरिया इक्वल है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया, और अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल हो जाएगा, और यही हमारे बीपीटी थ्योरम का प्रूफ है। उसके बाद सेकंड जो थ्योरम है वो है हमारे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, यानी कि इसका जो स्टेटमेंट है वो है इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो। एक लाइन जो है वो दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, यानी कि यहाँ पर हमें गिवन है ए डी अपॉन डी बी का जो रेशो है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। तो ये जो लाइन एल है ये थर्ड साइड यानी कि बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ हमें प्रूव करना है लाइन एल जो है वो साइड बी सी के पैरेलल होगी। तो हम इसको प्रूव करने के लिए हमें बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट यूज़ करना होगा, और साथ ही साथ हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे डी ई डैश जो कि पैरेलल होगी बी सी के।
तो अगर हम बीपीटी थ्योरम से बात करें तो एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो है वो एई डैश अपॉन ईसी के ई डैश सी के इक्वल होना चाहिए, लेकिन हमें गिवन है एडी अपॉन डीबी जो है वो एई अपॉन ईसी के इक्वल गिवन है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब ई और ई डैश जो है वो एक ही पॉइंट हो, यानी कि लाइन एल जो है वो बीसी के पैरेलल हो। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका स्टेटमेंट हो गया, कन्वर्स बीपीटी का स्टेटमेंट हो गया। तो ये दो थ्योरम आपके चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें फर्स्ट फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, जो डिस्टेंस निकालने के काम आता है कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर किसी भी दो पॉइंट के बीच में। यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और दूसरा पॉइंट लेते हैं पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो पॉइंट जो डिस्टेंस होगी ए और बी के बीच में, कोऑर्डिनेट ए और कोऑर्डिनेट बी के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको दिया जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब यह है कि जो पॉइंट P है वो A और B लाइन सेगमेंट के ऊपर ही लाई कर रहा है। A के कोऑर्डिनेट अगेन हमने x1 y1 कंसीडर किए हैं, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा, ये पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपको m1 प्लस m2 लिख लेना है थोड़ा गैप देके, और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 लिख लेना है। अब न्यूमरेटर में m1 को मल्टीप्लाई करना है x2 से और m2 को मल्टीप्लाई करना है x1 से। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक जिस तरीके से हमने x कोऑर्डिनेट निकाला है उसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। न्यूमरेटर में गैप देते हुए हमें m1 प्लस m2 लिखना है और डिनोमिनेटर में हमें m1 प्लस m2 डायरेक्टली लिख लेना है। तो y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1। m1 को y2 से मल्टीप्लाई करना है, m2 को y1 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से हमारा ये सेक्शन फार्मूला आ जाएगा। सेक्शन फार्मूला का ही एक और जो फार्मूला है इसी से बनाया हुआ फार्मूला जो कि है मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला में जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल मिड में होगा। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है पॉइंट M जो कि बिल्कुल मिड में है लाइन सेगमेंट AB के। तो AM और MB की जो वैल्यू है वो इक्वल है, यानी कि डिस्टेंस AM और डिस्टेंस MB जो है वो इक्वल है। तो M जो है वो मिड पॉइंट हो गया लाइन सेगमेंट AB का। और इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप दोनों पॉइंट्स A और B के जो x कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये M पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कॉमा लगा के y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों पॉइंट्स A और B के जो y कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करेंगे, यानी कि y1 प्लस y2 करेंगे, डिवाइड में कर देंगे 2 से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें m पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो m पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो पार्ट है वो है टिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। टिग्नोमेट्री आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ABC यहाँ पर हमने कंसिडर किया है। एंगल B जो राइट एंगल है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो कहलाएगी आपकी हाइपोटेनियस। और A अगर हमने एंगल A कंसिडर किया है तो A के जो सामने वाली साइड होगी वो कहलाएगी आपकी अपोजिट साइड। यहाँ पर BC जो है वो अपोजिट साइड की तरफ वर्क करेगी और AB जो है वो एडजेसेंट साइड की तरफ वर्क करेगी। एंगल के पास वाली साइड को एडजेसेंट साइड कहा जाएगा और एंगल के अपोजिट साइड को अपोजिट साइड कहा जाएगा। उसके बाद जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, पहला रेशियो है वो है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो अपोजिट साइड टू द हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। यहाँ पर साइन थीटा को लिखा जाएगा SIN साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड है कोसाइन थीटा जिसे लिखा जो कि होता है एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस का रेशियो। थर्ड होता है टेंजेंट थीटा जो कि होता है ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो, इसे लिखा जाता है टेन थीटा से। तो टेन थीटा आ गया ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेकेंड थीटा होता है, यानी कि ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेकेंड थीटा, यानी कि ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। और टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है कोटेंजेंट थीटा, यानी कि ये हो गया एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो इस तरीके से हमारे पास ये 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसको हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक उसी तरीके से कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और लास्ट में टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दो फॉर्मूला और है टेन थीटा और कॉट थीटा के। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद में बात करते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले जो आता है वो आता है टेबल। टेबल में हमें एंगल डिस्कशन करना है। एंगल होते हैं आपके पास में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम नीचे लेफ्ट साइड वाले कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिख लिए। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको वर्किंग क्या करनी है, सबसे ऊपर सबसे जो एंगल लिखे हैं उनके ऊपर आप 0 1 2 3 4 लिख लीजिए। उसके बाद 0 को आप 4 से, 1 को 4 से, 2 को 4 से, 3 को 4 से और 4 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और इनका स्क्वायर रूट, इन सबका स्क्वायर रूट जो है ये साइन की वैल्यू होगी। तो साइन थीटा यानी कि साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 0 यानी कि 0 आ जाएगा। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू जो होगी वो होगी रूट 2/4, 2/4, 2 से 4 जो है वो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यानी कि स्क्वायर रूट 1/2, ये हो जाएगा 1/√2। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और साइन 90 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1। कॉस थीटा की वैल्यू लिखने के लिए हमें जो साइन थीटा की वैल्यू ऑब्टेन की है उनको हम डायरेक्शन चेंज करके लिख देंगे। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब यह है कि लास्ट वैल्यू को हम सबसे पहले लिख देंगे और फर्स्ट वैल्यू को लास्ट में लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ से cos 0 की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी, cos 30 की जो वैल्यू आएगी वो √3/2, cos 45 की जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी 1/√2, साइन थीटा की इक्वल रहेगी। उसके बाद cos 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 और cos 90 जो होगा वो होगा 0। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला दिखा था टेन थीटा का, जो कि होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन और कॉस की जो वैल्यू हमने निकाली है उनको हम आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो tan 0 की वैल्यू आ जाएगी, वो जो कि हो जाएगी 0। उसके बाद में tan 30 की वैल्यू आएगी 1/2 अपॉन √3/2, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा 1/√3। tan 45 की वैल्यू आएगी 1/√2 अपॉन 1/√2, यानी कि ये हो जाएगा 1। tan 60 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2 अपॉन 1/2, यानी कि √3, और tan 90 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। उसके बाद cot थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम tan थीटा की वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा नॉट डिफाइंड, उसके बाद cot 30 जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3, cot 45 1, cot 60 हो जाएगा 1/√3 और cot 90 हो जाएगा 0। उसके बाद सेक थीटा जो है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो cos की वैल्यूज़ को हम रेसिप्रोकेट करके यहाँ पर लिख देंगे। तो सेक 0 की जो वैल्यू आएगी वो 1 का रेसिप्रोकल यानी कि 1 ही आएगा, तो सेक 0 हो गया 1। सेक 30 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3। सेक 45 जो होगा वो 1/√2 का रेसिप्रोकल जो कि हो जाएगा √2। सेक 60 जो आएगा वो आएगा 1/2 का रेसिप्रोकल जो कि हो जाएगा 2, और सेक 90 जो आएगा वो आएगा 0 का रेसिप्रोकल जो कि नॉट डिफाइंड होगा, तो नॉट डिफाइंड आ गया। कोसेक थीटा की वैल्यू लिखने के लिए हम सेक थीटा की वैल्यू जो लिखी है उनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो कोसेक 0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 हो जाएगा 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3 और कोसेक 90 1। उसके बाद आती है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका सेकंड जो फॉर्म है वो है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो थर्ड फॉर्म है वो है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड जो आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद में बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की। इसमें 4 टर्म्स हैं। पहली टर्म है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्जर्वर की आईज से जो लाइन पास ऑन होती है उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड जो टर्म है वो है आपकी लाइन ऑफ साइट, स्ट्रेट लाइन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ये कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। तो जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में उसे कहा जाएगा लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो जो एंगल बन रहा है वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल। सर्कल में फर्स्ट थ्योरम जो है वो है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम का मेन स्टेटमेंट है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट यूज़ करना है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इसका पूरा जो स्टेटमेंट है वो है अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। याद रखने के लिए ज़्यादा बेटर स्टेटमेंट है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सेकंड थ्योरम जो है वो ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो पॉइंट पी से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं पी ए और पी बी, तो इन पी ए और पी बी की जो लेंथ होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इसको प्रूव करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है चैप्टर 10 सर्कल के अंदर कि जब भी आपको टेंजेंट नजर आ रही है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ अगर रेडियस नहीं बनी हुई है तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस बना दो। तो यहाँ पर हमने ओ ए और ओ बी दो रेडियस ड्रॉ कर दी क्योंकि ए और बी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे। उसके बाद ओ जो सेंटर था उसको हमने एक्सटर्नल पॉइंट पी से भी ज्वाइन कर दिया, तो ओ पी आपको ज्वाइन कर दिया। तो ये तीन हमने कंस्ट्रक्शन किए ओ ए, ओ बी और ओ पी।
अब यहाँ पर दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल ओ ए पी और ट्राइंगल ओ बी पी। इसमें एंगल ए और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है। तो यहाँ पर एक एंगल आपका राइट एंगल हो गया। सेकंड ओ पी जो है वो ओ पी के इक्वल होगी, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ से सेकंड जो है वो हाइपोटेनियस इक्वल हो गई। और ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। तो यहाँ से आर एच एस क्राइटेरिया से हमने ट्राइंगल पी ए ओ और पी बी ओ को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो यहाँ से सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि पी ए और पी बी जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये सेकंड थ्योरम का प्रूफ होगा। उसके बाद बात करते हैं 11th चैप्टर की, जो कि है कंस्ट्रक्शन, जो कि इस बार इसके कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर के अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो है सर्कल का एरिया और सर्कल का पेरीमीटर। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल कंसिडर किया है जिसका रेडियस जो है वो आर है, और एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया पूरा एरिया है जो इस सर्कल से एनक्लोज्ड है, और सर्कमफेरेंस जो है ये आउटर बाउंड्री जो सर्कल की ये ब्लिंक कर रही है, आउटर बाउंड्री, इसका जो लेंथ होता है वो होता है 2 पाई आर के इक्वल। यहाँ पर हमें ध्यान है 2r जो है वो डायमीटर के इक्वल होता है, तो यहाँ से सेकंड फार्मूला जो सर्कमफेरेंस का होगा वो हो जाएगा पाई इंटू डी। तो सेकंड फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं एक सेमी सर्कल की। सर्कल के दो जो पार्ट अगर हम बात करें, तो अगर एक डायमीटर जो है वो एक सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, तो यहाँ से एक पार्ट की अगर हम बात करें सेमी सर्कल के, तो सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, यानी कि हाफ पाई आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और पेरीमीटर जो होगा वो हाफ पाई आर 2 पाई आर का हाफ, यानी कि पाई आर प्लस एक डायमीटर एक्स्ट्रा है इसमें, तो यहाँ से जो पेरीमीटर होगा सेमी सर्कल का वो हो जाएगा पाई आर प्लस डी के इक्वल। उसके बाद बात करते हैं माइनर आर्क की। अच्छा, यहाँ पर पाई आर प्लस डी, डी जो है वो 2r के भी इक्वल होता है, तो पाई आर प्लस 2r भी इसका एक फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल के पेरीमीटर का। उसके बाद बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। आर्क जो है वो पार्ट ऑफ द सर्कल है, तो यहाँ पर अगर हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमें पूरी जो लेंथ मिलती है वो मिलती है 2 पाई आर। तो अगर हम थीटा डिग्री से रोटेट करें तो हमें एक आर्क मिलेगा जो कि होगा पार्ट ऑफ द सर्कल, जो कि है ए बी के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम थीटा रोटेट कर रहे हैं और अगर हमें इस आर्क लेंथ को निकालना है, यानी कि ए बी लेंथ को निकालना है, तो ये जो ए बी लेंथ होगा वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर के इक्वल। तो माइनर आर्क का जो लेंथ होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर के इक्वल, जो ब्लू कलर में शेड हुआ है। और अगर हमें मेजर आर्क की लेंथ निकालनी है, यानी कि ए वाई बी जो पूरा मेजर आर्क है, इसकी अगर हमें लेंथ निकालनी है तो हमें सर्कमफेरेंस में से माइनर आर्क की लेंथ को माइनस करना होगा। तो यहाँ से लेंथ आर्क लेंथ ए वाई बी जो होगी वो सर्कमफेरेंस में से हमें आर्क ए बी को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्टर की। तो अगर हम पूरा 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमें पूरा एरिया मिलता है, जो कि इक्वल होता है किसके, पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो अगर हम 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो हमें एरिया मिल रहा है पाई आर स्क्वायर। और अगर हम थीटा डिग्री से रोटेट करें तो ये ब्लू कलर में जो शेड हुआ है ये एरिया कहलाता है आपका सेक्टर। तो एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड एज सेक्टर। तो अगर हम थीटा डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो जो सेक्टर का एरिया होगा उसका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर आ गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हमें सर्कल के एरिया में से क्या करना होगा, माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस करना होगा, तो उससे हमें मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, जो कि येलो कलर में शेड हुआ है। बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट जो है वो कोड और आर्क के बीच का एरिया होता है। तो यहाँ पर हमने एक कोड ड्रॉ किया, कोड ए बी, और इसके और आर्क ए बी, माइनर आर्क ए बी के बीच का जो एरिया है ये सेगमेंट कहलाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने देखा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप हमेशा एक फॉर्मूला लिख लो, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। इस फॉर्मूले से आपका सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ये जो सेगमेंट का एरिया आएगा ये माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। बात करते हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। इसमें टोटल मिला के 6 शेप्स हैं। पहली शेप है क्यूब। क्यूब की ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर इसका क्यूब का जो एल एस ए होगा, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। टी एस ए जो होगा वो होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। और वॉल्यूम जो होगा वो होगा साइड का क्यूब। उसके बाद सेकंड शेप जो आती है वो होती है क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। थर्ड शेप है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर रेडियस होती है, बेस रेडियस जिसे कहा जाता है आर, और इसकी एक हाइट होती है जिसे कहा जाता है एच। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। और वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, सी एस ए इज 2 पाई आर एच, टी एस ए इज 2 पाई आर, आर प्लस एच। और हमें ज़्यादातर यहाँ पर सिलेंडर, कोन और हेमिस्फेयर के
हमें फॉर्मूले जो लर्न करने हैं वो CSA के फॉर्मूले लर्न करने हैं और वॉल्यूम के फॉर्मूले लर्न करने हैं। कोन का जो फॉर्मूला है वो है CSA जो है वो पाई आर एल, TSA जो है वो पाई आर आर प्लस एल, और वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है जो कि है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर होता है उसका CSA 2 पाई आर स्क्वायर, उसका TSA जो हेमिस्फीयर का वो है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो है वो है 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद आता है स्फीयर। स्फीयर का जो CSA है वो है 4 पाई आर स्क्वायर, TSA जो है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो शेप है स्फीयर, इसका CSA और TSA सेम होता है जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल, और वॉल्यूम जो है वो है 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स की। इसमें पहला फॉर्मूला जो है वो है मीन निकालने का फॉर्मूला, जो कि डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए टेबल में हमें क्लास इंटरवल चाहिए। क्लास मार्क हम निकालेंगे दोनों वैल्यूज़ को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने के बाद क्लास मार्क निकलेगा। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी और FI XI को मल्टीप्लाई करके हम FI और XI को मल्टीप्लाई करके FI XI निकालेंगे। उसके बाद हम सिग्मा FI और सिग्मा FI XI निकालेंगे, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं यानी कि सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI जो है वो डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला है। तो यहाँ से मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड में हमें A से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू आती है वो होती है DI, जो कि होती है XI माइनस A। XI जो क्लास मार्क होता है उसको A से माइनस करते हैं, और उसके बाद FI को अब XI की जगह हम DI से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हार्ड लगता है तो हम पहले माइनस कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ऑल्टर हो जाता है थोड़ा सा। वहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो फॉर्मूला में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो A जो है वो अज्यूम्ड मीन होता है, और FI जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और DI जो है वो डेविएशन है। उसके बाद लास्ट मेथड जो है मीन निकालने का वो है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर H से हम पहले वहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूले के अंदर हमें H से आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। UI जो है वो डेविएशन अपॉन H के इक्वल होगा। उसके बाद बात करते हैं मोड की। मोड का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होता है, तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी, और L जो है वो उस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होगा। F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी उस मॉडल क्लास की, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F0 जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की। F2 जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास से सक्सीडिंग क्लास की, और H जो है वो विड्थ ऑफ द क्लास होगी। ध्यान रहे मॉडल क्लास जो है वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद लास्ट फार्मूला है मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ पर अगेन हमें मीडियन क्लास निकालनी होगी। मीडियन क्लास निकालने के लिए हम टोटल फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और जो वैल्यू पहले एक CF वाली टेबल हमें ड्रॉ करनी होगी। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज में ऐड करते हुए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो जो n/2 की वैल्यू जिस वैल्यू से जस्ट ज़्यादा आ रही है वो वैल्यू को हम लेंगे, यानी कि उस वाली क्लास को लेंगे। तो लोअर क्लास L जो है वो लोअर लिमिट होगा मीडियन क्लास का, N जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है, CF जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीसीडिंग क्लास की, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, और F जो है फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, और H जो है वो विड्थ है क्लास की। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला है इसमें एम्पेरिकल रिलेशनशिप। तो एम्पेरिकल रिलेशन जो है वो होता है 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। ये आपको एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 15, लास्ट चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ई का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसका रेशो जो होता है वो प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। न्यूमरेटर में हमें फेवरेबल आउटकम्स लिखने होते हैं, डिनोमिनेटर में हमें टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखने होते हैं। पी जो है वर्ड वो है प्रोबेबिलिटी के लिए, ब्रैकेट जो है वो ऑफ को स्टैंड करता है, और ई जो है वो इवेंट का नाम है। तो ई जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इवेंट बना के आना है और उसके फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दोनों लिखने हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी में कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात है इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है, और सर्टेन इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और 1 से ज़्यादा भी नहीं होगी। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। आई होप आपको इस वीडियो में जो सारे फॉर्मूले थे वो आपको लर्न होंगे। अगर आपको नहीं लर्न है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी फॉर्मूले को लर्न करने में, और मेन एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।